हेलो स्टूडेंट, तो हम आज की वीडियो में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपका सोवियत प्रणाली क्या थी वो और मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ के विघटन को डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां कहां तक जिम्मेदार हैं सोवियत संघ के विघटन के लिए। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे जो सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार थे। उन्हीं सभी रीजंस को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं ऐसे कौन कौन से रीजन है जो सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला, अगर मैं बात करूं तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरियों के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। तो क्या राजनीतिक और आर्थिक कमजोरियों के कारण वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक संस्थाओं में क्या कमजोरी थी। अब इसको हम अलग अलग देखेंगे। तो अगर मैं पतन का कारण बताऊं तो पहला क्या आएगा आपका, आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी। अब आर्थिक संस्था में क्या कमजोरी थी, तो हम क्या देखते हैं कि कई सालों से जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध हो गई थी। गतिरुद्ध मतलब इसका विकास नहीं हो रहा था, एक जगह ठहर गई थी, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। अब जो भाई एक देश के आम जनता को जो जरूरी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अब वो चीज़ें थी नहीं, उनकी कमी हो गई और जो थी भी तो वो बहुत महंगी थी। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि लोग इस सिस्टम के ऊपर शक करने लगे। क्यों? क्योंकि एक समय पर इस सिस्टम ने लोगों को प्रॉमिस करा था कि हमारा सिस्टम पूंजीवाद से बेहतर है। बट लोग क्या देख रहे हैं कि वहां पर की जो सरकार है वो लोगों की जरूरी चीजों को पूरा नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से लोग इस सिस्टम के खिलाफ खुलेआम सवाल खड़े करने लगे। पहला कारण। अब क्वेश्चन ये उठता है यहां पर, दूसरा कारण भी बोल लो, और आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी का कारण क्या था या अर्थव्यवस्था के गतिरुद्ध होने का कारण क्या था। तो दूसरा कारण क्या है, अगर मैं पतन का बात करूं तो संसाधनों का बड़ा हिस्सा हथियार निर्माण और पूर्वी यूरोप के नियंत्रण पर खर्च। ठीक है, ये दूसरा कारण है सोवियत संघ के विघटन का। अब हम क्या देखते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से समझो। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक अपने आप में दूसरा पॉइंट भी है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सोवियत अर्थव्यवस्था के गतिरुद्ध होने के क्या कारण थे, तो उसका भी आंसर यही बनेगा। समझ में आ गया? तो क्या कारण है दूसरा कारण सोवियत संघ के विघटन का? तो सोवियत संघ अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ चल रही थी। जिसके पास जितने ज्यादा हथियार होंगे वो उतना ज्यादा ही मजबूत होगा। इसलिए दोनों महाशक्तियां ज्यादा से ज्यादा हथियारों की रेस में लगी हुई थी। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि सोवियत संघ ने अपने संसाधन का अधिकांश हिस्सा हथियारों के निर्माण पर ही लगा दिया। बट वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा था। अमेरिका अपने यहाँ के नागरिकों के बारे में भी सोच रहा था और हथियारों की होड़ में भी लगा हुआ था। तो उसने वहां के नागरिकों पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया। बट ये काम हमें क्या दिखता है कि ये काम सोवियत संघ की सरकार नहीं करती है। इसके अलावा हथियारों के निर्माण के अलावा क्या करा गया, संसाधनों का एक हिस्सा पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू पिछलग्गू मतलब जो पीछे थे, पिछड़े हुए क्षेत्र थे या पिछड़े हुए जो देश थे, देशों के विकास पर खर्च करा ताकि वो सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे क्या होता है कि सोवियत संघ की आर्थिक दबाव बना और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर पाया। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, एक तो आप हथियारों पर पैसा लगा रहे हो और दूसरा आप क्या कर रहे हो, पूर्वी यूरोप के विकास पर खर्च कर रहे हो। इससे जो जरूरी चीजें थी उस पर से तो आपने अपना ध्यान भटका दिया। बस आप ये चाह रहे हो कि सारे के सारे देश मेरे मेरे गुट के अंदर बने रहे। तो ये कारण भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है सोवियत संघ के विघटन के लिए, और ये कारण ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है किसके लिए, अर्थव्यवस्था के गतिरोध के लिए। याद रखना क्वेश्चन कैसा भी है उसका आंसर ये रहेगा।
2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, अगर मैं तीसरा पॉइंट बोलूं तो सोवियत जनता का पश्चिम के विकास को लेकर जागरूक होना, यह सोवियत संघ के विघटन का तीसरा कारण है। आप ऐसे मेन पॉइंट बनाकर एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में लोगों को क्या बताया गया था कि भाई सोवियत संघ सबसे अच्छी व्यवस्था है और ये अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था से भी अच्छी है। बट हम क्या देखते हैं कि जो सोवियत संघ की जनता थी वो पश्चिमी मुल्कों की तरक्की को लेकर जानकारी बढ़ने लगी थी, वो जागरूक हो चुकी थी और वो इजीली क्या कर सकते थे, अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था में अंतर भाप सकते थे। ठीक है, और उन्हें दिख गया साफ साफ कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो सोवियत राज्य व्यवस्था से कहीं बेहतर है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें क्या बताया गया था कि जो समाजवादी व्यवस्था है या सोवियत राज्य व्यवस्था है वो अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था से अच्छी है। बट अब जनता बहुत ईजिली, बहुत आसानी से दोनों ही देशों के अंतर को देख सकती थी। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि उनके राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। मतलब जो उन्होंने सोचा था कि भाई हम इस सिस्टम में आ जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, बट वो क्या देख रहे हैं कि वो और पीछे होते चले गए। तो उनको मेंटली और पॉलिटिकली एक शॉक लगा कि हम कहीं ना कहीं एक गलत सिस्टम के अंदर फंस गए हैं जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। इसलिए भी जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे, अमेरिका की तरफ और यूरोप की तरफ बढ़ने लगे, पश्चिमी यूरोप की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा कारण। चौथा कारण, जिस तरीके से आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी थी वैसे ही राजनीतिक संस्थाओं में कमजोरी। सोवियत संघ के राजनीतिक संस्थाओं में भी हमें कमजोरी देखने के लिए मिलती है। कैसे भाई, अब उसकी बात कर लेते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं कि 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था। ठीक है, सोवियत संघ के अंदर अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, गतिरोध प्रशासन, सही से शासन नहीं चला रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में अक्षमता, मतलब अपनी गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ वो शासन को ज़्यादा खुलापन लाने में अनिच्छा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आम जनता से कोई लेना देना नहीं उनको, वो अपना शासन करने में लगे हुए हैं। जनता अगर कुछ जानना भी चाहती है तो जनता जान ही नहीं पाएगी। ठीक है, और इतना बड़ा देश होने के बावजूद एक केंद्रीकृत शासन होना। ठीक है, साथ ही साथ पार्टी के जो लोग थे, पार्टी के अधिकारी आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिससे लोगों का जो ना एक विश्वास है इस सिस्टम से धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। ठीक है, और वो जो विश्वास जब टूटा तो लोगों का जो सरकार के प्रति जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं खिसकने लगा। और देखो ये लिखा है, लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख रहे थे, पहले जोड़कर देख रहे थे। क्या कि यार ये सिस्टम हमारे लिए सोच रहा है, गरीब लोगों के लिए सोच रहा है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। बट अब क्या देख रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर लोग हैं वो तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, उनकी लाइफ इतनी अच्छी है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। जनाधार का मतलब है कि जो जनता का सपोर्ट है धीरे धीरे सरकार से पीछे हटने लगा, और जब सरकार से पीछे हटने लगा तो हम क्या देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को जो सपोर्ट मिल रहा था पहले वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन होने का। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। अब आपको पता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो अर्थव्यवस्था को सुधारने और पश्चिमी की बराबरी में लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया था उन्होंने। मतलब उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा और पश्चिमी देशों के बराबर लाने के लिए उन्होंने शासन में ढील दी, जिसको हम बोलते हैं ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका।
मतलब इसके थ्रू क्या करा उन्होंने, पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए और लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए। अब लेकिन अगर देखा जाए तो उन काम तो अच्छा करा था उन्होंने, बट दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हो गई कि कि जो आम जनता है वो धीरज खो बैठी थी, जो आम जनता थी वो धीरज खो बैठी थी, क्योंकि सिस्टम पहले से ही बहुत ज्यादा खराब था और आम जनता अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही थी। और जैसे ही मिखाइल गोराचेव ने उनको हल्की सी छूट दी तो उनको ये लगने लगा कि भाई मिखाइल गोराचेव बहुत धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, मिखाइल गोराचेव को और तेजी से सुधार करने चाहिए। ठीक है, जैसे क्या देखा, कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे थे और निराशा हो गई थी। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ है। यह संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा है। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक विपरीत थे। कहने का मतलब क्या है, एक तरफ जनता, आम जनता क्या कह रही है कि भाई आप जो सुधार कर रहे हो वो धीरे कर रहे हो क्योंकि सिस्टम ही खराब था। तो जो जनता का सबर था वो टूट चुका था, जनता को सडन चेंज चाहिए था, तो इसलिए वो सरकार पर और ज्यादा प्रेशर बना रही थी। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो क्या बोल रहे हैं, आप तेज गति से सुधार कर रहे हो जिससे हमारे विशेषाधिकार और सत्ता कम हो रही है। ठीक है, एक तो हमारे विशेषाधिकार खत्म हो रहे हैं और हमारी सत्ता पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा आ रहा है। और इसकी वजह से ये जो खींचतान थी, एक तरफ जनता और एक तरफ पार्टी के अंदर के लोग, इस खींचतान में गोरबाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। और इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि वो अपनी ही सुधार नीतियों को सही से चला नहीं पाए और ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है सोवियत संघ के विघटन होने का। नेक्स्ट और लास्ट कारण और कहा जाए तो तात्कालिक कारण क्या था, राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उभार। अब जो सोवियत संघ में शामिल गणराज्य थे, लाइक कौन से गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, इन गणराज्यों के अंदर हमें राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावना का उभार दिखता है। राष्ट्रवादी भावना मतलब अपने देश के प्रति प्रेम भाव, कि हमारे देश के ऊपर भाई मॉस्को से क्यों रूल करा जा रहा है, हमारे देश के अंदर जो भी डिसीजंस होने चाहिए हमारे यहीं की सरकार लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो भावना थी, आज़ादी की भावना, अपने आप को एक अलग करने की भावना, कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहिए, स्वतंत्र तौर पर हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, ना कि मॉस्को का हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, सोवियत संघ का हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी भावना कहाँ उभर रही है, रूस में, बाल्टिक गणराज्य। अब बाल्टिक गणराज्य में 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। कई बार आपसे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, याद रखना, इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है, यूक्रेन और जॉर्जिया। और हम क्या देखते हैं कि सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और समरूपता के भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। समझ में आ गया? तो तात्कालिक कारण क्या था, राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना। तो ये इस तरीके से आपके 6 पॉइंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं सोवियत संघ के विघटन के लिए। आई होप आपको सोवियत संघ का विघटन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो सोवियत संघ की जो रिफॉर्म पॉलिसी थी, या जो सोवियत संघ के अंदर जो सुधार नीति लागू करी गई थी मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, उसको लेकर हमें जो लोग हैं वो 2 ग्रुप के अंदर दिखते हैं। तो ये जो लोग हैं जो 2 ग्रुप के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो एक ग्रुप ऐसा है जो क्या कहता है कि जो राष्ट्रता की भावना थी, मतलब जो नेशनलिज्म की जो भावना और तड़प थी, वो सोवियत संघ के समूचे इतिहास में थी, कहीं ना कहीं जारी ही थी। चाहे सुधार होते ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। ठीक है, लेकिन ये तो भाई एक तरीके से लोग बोल सकते हैं कि ये तो आप अनुमान लगा रहे हो, तो कहीं कोई वैलिड रीजन भी तो होगा। तो हाँ, वैलिड रीजन है कि जो सोवियत संघ का आकार जो था
और विविधता थी, वो इसकी हुई बढ़ती हुई आंतरिक समस्या को देखते हुए यह सोचना गलत नहीं है। मतलब देखो, अब तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आज होता कल होता, सोवियत संघ का विघटन होता ही, बट यहां पर एक तो अंदाजा लगाना होगा, आप कैसे बोल रहे हैं ये भी तो बताओ। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा संघ था, साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति विविधताओं के लोग रहते थे, और साथ ही साथ आंतरिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए जो हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही सोच रहे हैं कि आज टूटता कल टूटता, सोवियत संघ का सिस्टम टूटता जरूर। हाँ, जो गोरबाचेव है उनकी रिफॉर्म पॉलिसी ने क्या करा, जो एक तरीके से चिंगारी थी, ठीक है, ठीक है, या जो एक तरीके से बोला बुरादा है, उस बुरादे में आग लगाने का काम करा, जिससे वो बहुत तेजी से विस्फोट हो गया। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ का जो तबका है वो क्या बोलते हैं कि गोरबाचेव की जो सुधार नीतियां हैं वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं लोगों के बीच में असंतोष को भड़काने के लिए। ठीक है, जिससे शासकों का फिर इस असंतोष के ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाया। समझ में आ गया? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज एक और, स्टार्टिंग में यह कहा जा रहा था कि अगर कभी भी सोवियत संघ का विघटन होगा तो सबसे पहले मध्य एशिया के देश में राष्ट्रवादी आकांक्षाएं उभरेंगी। मतलब अगर कभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग अगर आएगी तो सबसे पहले मध्य एशिया के देशों में आएगी। बट वास्तविकता में हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले सोवियत संघ से कौन से देश अलग हुए? पूर्वी यूरोप के देश अलग हुए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो पहले के जो विद्वान थे वो ऐसा क्यों कह रहे थे, ऐसा क्यों मान रहे थे? तो देखो क्या लिख रखा है, शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोगों का सोचना था कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा। क्यों होगा भाई? धार्मिक और नस्लीय लिहाज से अलग अलग है और आर्थिक रूप से ये इलाका पिछड़ा हुआ था, इसलिए ऐसा माना जा रहा था। क्या थे दो कारण? पहला, धार्मिक और नस्लीय लिहाज से अलग अलग थे, और दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। लेकिन वास्तविकता में हमें क्या दिखता है कि राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्यों में हमें देखने के लिए मिलती है। क्यों भाई? कारण क्या थे? इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में मिलाने से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्स इन पिछड़े राज्यों पर खर्च हो रहे हैं, जिससे उसकी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ रही है, हमें सफर करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है और जरूरी चीजों के लिए हमें तरसना पड़ रहा है। तो यहां पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या जाना इसके अंदर? एक तो पतन जान लिया, दूसरा हमने क्या जाना, जो गोरबाचेव की सुधार नीति है, गोरबाचेव की सुधार नीति को लेकर जो विचार है वो क्या है। तो इसमें हमने दो ग्रुप जाने, एक गोरबाचेव की सुधार नीति को जिम्मेदार नहीं मानता, बस वो मानता है एक चिंगारी का काम करा, और दूसरा गोरबाचेव की सुधार नीति को ही जिम्मेदार मानता है। दूसरा हमने क्या देखा कि ऐसा क्यों माना जा रहा था कि मध्य एशिया के देश ही, मध्य एशिया के देश सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होंगे। तो हमने ये सारे के सारे टॉपिक आज की वीडियो के अंदर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।